आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में। पिछली कक्षा में हमने इसके बेसिक में चर्चा कर ली थी। आज डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। मादा का जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तो होंगे प्राथमिक अंग। कल भी मैंने बताया था कि फीमेल या मेल दोनों में हो तो एक प्राथमिक अंग होता है और दूसरा जो है वो सहायक अंग के रूप में पाया जाता है। तो पहला होगा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक प्रजनन अंग, और दूसरे नंबर पे आएगा सहायक या द्वितीयक, सहायक या फिर द्वितीयक प्रजनन अंग, प्रजनन अंग। प्राथमिक प्रजनन अंग वो अंग होते हैं, प्राथमिक प्रजनन अंग वो अंग है जो गैमीट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? युग्मक का निर्माण करेंगे। युग्मक का, कौन से युग्मक का? यहाँ पे हम फीमेल का पढ़ रहे हैं तो मादा युग्मक का निर्माण करने वाले अंग, निर्माण करने वाला अंग जो कि होता है हमारा अंडाशय, ओवरी। ओवरी किसका निर्माण करता है? ओवरी निर्माण करता है अंडाणु का, या अंडाणु को ही डिंब भी कहा जाता है। ओवरी या अंडाणु का निर्माण करने वाला अंडाशय, अंडाशय कहा जाता है इसको, अंडाशय। ठीक है, तो प्राथमिक अंग के रूप में हम किसको पढ़ेंगे? अंडाशय को। वहीं पे सहायक या द्वितीयक प्रजनन अंग के अंतर्गत जो हो गया फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहा जाता है, ओविडक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हमारा गर्भाशय, गर्भाशय जिसको कहते हैं यूट्रस। ये दोनों आपके सहायक प्रजनन अंग है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे मादा प्रजनन अंग का तो उसमें और भी कुछ भाग दिखाई देंगे, लेकिन जो प्रजनन में सहायक होते हैं वो आपका है ना डिंब वाहिनी है और दूसरे नंबर पे आता है आपका गर्भाशय। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस को इसके अंदर रखा गया है। चलो इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि होता कैसा है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें आपको ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये है ओवरी। ये क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। ये वाला भाग ओवरी। आपको दोनों तरफ एक एक ओवरी दिखाई देता है। अंडाशय जहाँ पे किसका निर्माण होना है? अंडाणु का निर्माण होना है। ये जो अंडाशय है ना, ये एक पतली सी तंतु के द्वारा आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तंतु को है ना, ये जो तंतु है इसको कहा जाता है, तंतु का नाम है आपका मीजोवेरियन। मीजोवेरियन लिगामेंट है। ये क्या है? एक प्रकार का लिगामेंट। ठीक है, मीजोवेरियन। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंडाशय किसके द्वारा जुड़ा होता है? अंडाशय गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? मीजोवेरियन लिगामेंट के द्वारा। मीजोवेरियन एक प्रकार का क्या है? लिगामेंट है, लिगामेंट। ठीक है, इसके बाद जो ओवरी होता है ना, वो एक फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा रहता है। फैलोपियन ट्यूब के पास रहता है ओवरी हमारा। जब यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, डिंब का निर्माण होता है, यहाँ पे निर्माण होगा अंडाणु का। अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडाणु हमारा क्या है? गैमीट है, युग्मक। इस युग्मक का निर्माण, जैसे कि हमने युग्मक के निर्माण को क्या कहा? गैमेटोजेनेसिस कहा। युग्मक के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाई? गैमेटोजेनेसिस। तो गैमीट तो दो प्रकार के हैं हमारे, एक है अंडाणु और दूसरा है शुक्राणु। तो जब अंडाणु का निर्माण होगा है ना, अंडाणु का डिंब का निर्माण होगा तो उसको कहा जाता है oogenesis। अंडाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? oogenesis, oogenesis। ये है अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है oogenesis। उसी प्रकार से अगर हम मेल में देखें तो शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है,
और स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का अर्थ ही होता है निर्माण होना, ठीक है। तो यहाँ पे अंडाणु का निर्माण होगा, ये भाग कहलाया ओवरी। उसके बाद ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका गर्भाशय। ये क्या कहलाता है? गर्भाशय। गर्भाशय, गर्भाशय जिसको हम कोख कहते हैं। सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? कोख, है ना। तो गर्भाशय को ही कोख कहते हैं, कोख। यहीं पर पूरे 9 महीने तक बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। उसके बाद ये वाली जो नलिका दिखाई दे रही है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा भाग, ये कहलाता है डिंब वाहिनी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? डिंब वाहिनी या ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। बहुत सारे नाम हैं इसके, डिंब वाहिनी भी कह सकते हो। डिंब वाहिनी, अंडाणु को कहा जाता है डिंब, और डिंब जो है, जो अंडाणु जिस ट्यूब में जाएगा उस अंडाणु को ले जाने वाला नलिका क्या कहलाएगा? डिंब वाहिनी कहलाएगा। क्या क्या नाम है इसका? ओविडक्ट या फिर दूसरा ये लिखा हुआ है फैलोपियन ट्यूब, और हिंदी में हम कहते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है ये अंडाणु को? तो निर्माण हो रहा है कहाँ पर? ओवरी में। निर्माण हुआ ओवरी में। जैसे ही ये अंडाणु बाहर निकलता है मैच्योर होने के बाद, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री, इसको क्या कहा जाता है? फिम्ब्री। अंडाणु जाता है फिम्ब्री में, और फिम्ब्री के द्वारा होते हुए ये चले जाता है, प्रवेश करता है ओविडक्ट में, फैलोपियन ट्यूब में। इस फैलोपियन ट्यूब को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। फैलोपियन ट्यूब को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। तो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर इस ओविडक्ट की लंबाई होती है। ओविडक्ट की लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। ये तीन भाग, जिसमें इस्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम 3 भाग होते हैं इसके। यहाँ पर मैं लिखती हूँ, देखो इधर का मिटा रही हूँ। ये हो गया ना, 3 भाग। देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे सामने वाला भाग ये कहलाता है इस्थमस। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इस्थमस। फिर बीच में आता है एम्पुला। बीच वाला भाग क्या कहलाएगा? एम्पुला। और लास्ट वाला भाग कहलाता है इनफंडीबुलम। लास्ट वाला भाग इनफंडीबुलम कहलाएगा। नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला भाग इस्थमस, ये वाला भाग कहलाया इस्थमस। इस्थमस। बीच वाला भाग कहलाया एम्पुला, और नीचे वाला भाग कहलाता है इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम, ठीक है। इस्थमस, एम्पुला और इनफंडीबुलम 3 भाग किसके हैं? ओविडक्ट के। आपको यहाँ पे जैसे ही अंडाणु यहाँ से जाएगा, सबसे पहले कौन से भाग में प्रवेश करेगा? फिम्ब्री में। फिम्ब्री के बाद जाएगा इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के बाद पहुंचता है एम्पुला, और एम्पुला और इस्थमस के बीच जब पहुंचता है अंडाणु, इस्थमस और एम्पुला के बीच इस जगह पे जब हमारा अंडाणु पहुंचता है, उसी समय क्रिया होती है निषेचन की। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ओविडक्ट में होता है। लेकिन ओविडक्ट के कौन से भाग में होता है? तो एम्पुला और इस्थमस के मध्य, एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है। यहीं पे निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद धीरे धीरे ये जो जाइगोट बना रहेगा वो कहाँ तक आएगा? गर्भाशय तक प्रवेश करता है, ठीक है। जैसे ही गर्भाशय में आएगा, गर्भाशय में आने के बाद ये गर्भाशय भी 3 परत की इसकी भित्ति होती है। 3 लेयर में बटा होता है इसका जो दीवार है। चलो बताती हूँ उसको। पहले देखिए कौन कौन सा भाग देख लिए। पहला ओवरी हो गया, दूसरा हमने देख लिया फैलोपियन ट्यूब। नीचे आपको 2 भाग और दिखाई दे रहे हैं। एक है सर्विक्स, ये वाला भाग सर्विक्स कहलाता है, और सबसे लास्ट वाला भाग कहलाता है वजाइना।
है ना, सबसे लास्ट वाला भाग है हमारे इस ऑर्गन सिस्टम का वजाइना। अब इसमें यूट्रस को समझ लेते हैं। यूट्रस में आपको गर्भाशय में 3 स्तर का बना हुआ दीवार दिखाई देगा। ये 3 भागों में इस तरीके से बटा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको अलग से बना के बता देती हूँ। ये अगर हमारा गर्भाशय है, तो ये 3 लेयर का बना होता है, ऐसे 3 लेयर, तीनों साइड पे 3-3 स्तर आपको दिखाई देंगे। ये जो 3 लेयर है इसके नाम लिख लेते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? सबसे बाहर वाला भाग कहलाता है पेरीमीट्रियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाला भाग कहलाता है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला भाग कहलाता है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ठीक है। गर्भाशय की दीवार कितने स्तरों की बनी होती है? 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे बाहर वाला भाग क्या कहलाया? पेरीमीट्रियम। बीच वाला भाग कहलाता है मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला, अंदर का मतलब एंडो मीन्स ही होता है अंदर, एंडोमेट्रियम कहलाता है। अब इन तीनों लेयर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो है जब मासिक धर्म आता है, मेंसेस जब आता है ना, तो मेंसेस के समय से इन तीनों परतों में से कौन सा परत है जो डिस्ट्रॉय होता है, जो टूटता है? हमारे बॉडी से, फीमेल की बॉडी से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उस समय इन्हीं तीनों परतों में से एक परत टूटकर, है ना, डिस्ट्रॉय होकर, नष्ट होकर हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। तो वो कौन सा वाला परत है? सबसे अंदर वाला परत होता है। कौन सा वाला परत? सबसे अंदर वाला, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है? मासिक धर्म के समय, मासिक धर्म के समय जो परत नष्ट होता है वो कौन सा वाला है? एंडोमेट्रियम। फिर इसी परत से एक क्वेश्चन और बनता है, जब प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इम्प्लांटेशन जो होता है ना, जाइगोट आया और जाइगोट यहाँ पे आके क्या हो जाता है? गर्भाशय की भित्ति में आरोपित हो जाता है। तो वो कौन सी भित्ति में, कौन से परत में आरोपित होता है? तो वो होता है मायोमेट्रियम में। प्रेगनेंसी के टाइम आरोपण कौन से परत में होता है? मायोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन कौन से वाले परत में होगा? बीच वाली परत में, मायोमेट्रियम में होता है। ठीक। तो इन लेयर से 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। एक, मेंसेस के समय कौन सा नष्ट होता है, कौन सा डिस्ट्रॉय होता है, और वो हो जाएगा एंडोमेट्रियम। फिर आता है मायोमेट्रियम। तो इम्प्लांटेशन कौन से परत में होता है? मायोमेट्रियम में होता है। ठीक। अब बात करते हैं सर्विक्स और वजाइना की। सर्विक्स और वजाइना क्या काम होता है इनका? जब बच्चे का जन्म होता है ना, बच्चा पूरे 9 महीने तक कहाँ पे विकसित हो रहा है? गर्भाशय में। गर्भाशय के बाद भाग आता है सर्विक्स, उसके बाद आता है वजाइना। ये जो भाग है सर्विक्स, है ना, सर्विक्स, ये पूरा भाग सर्विक्स कहलाता है। और बीच का जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको सर्वाइकल केनाल कहा जाता है। इस नली को, पतली सी जो नली है, इसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल केनाल कहा जाता है। सर्वाइकल केनाल। केनाल का मतलब होता है ट्यूब, पतली सी नली। उसके बाद लास्ट वाला भाग क्या कहलाया? वजाइना। बर्थ केनाल किसे कहा जाता है? बच्चे का जन्म, जब गर्भाशय से बाहर निकलेगा बच्चा, तो बर्थ केनाल के द्वारा बाहर निकलता है। कौन से नली के द्वारा? बर्थ केनाल। बर्थ केनाल। बर्थ केनाल कौन सा केनाल है जो बर्थ केनाल कहलाएगा? तो दोनों मिलकर, एक सर्विक्स का बीच वाला भाग जिसको हमने क्या कहा? सर्वाइकल केनाल, और दूसरा वजाइना वाला भाग, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? बर्थ केनाल कहलाते हैं। सर्वाइकल केनाल
प्लस वजाइना, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बर्थ कैनाल का निर्माण करते हैं। हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा था, हमारे खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो समतल पाई जाती है, सपाट हड्डी पाई जाती है। वो जो हड्डियां हैं, जिन जॉइंट्स पाया जाता है, उसमें भी हमारे ऊपर वाले कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती है। और ये 8 हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होगी ना, अलग अलग तो नहीं होगी, जुड़ी रहती है। किस जॉइंट के द्वारा यह जुड़ा रहता है? तो फाइब्रस जॉइंट के द्वारा ये जुड़ा रहता है। फाइबर तंतुओं के द्वारा ये क्या होता है? आपस में जुड़ा रहता है। और ये फाइब्रस जॉइंट ऐसा जॉइंट होता है जिसमें बिल्कुल भी गति नहीं होती। क्या आपका खोपड़ी का जो जॉइंट्स है वो हिलता डुलता है क्या? नहीं। जैसे आप मूवमेंट कर पा रहे हो अपने हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, तो अगर हमारी खोपड़ी की भी, कपाल की हड्डियाँ ऐसे ही जॉइंट से जुड़ी होती जिसमें मूवमेंट होता, तो कपाल की हड्डियाँ भी हमारी मूवमेंट करती रहती, आगे पीछे खिसकती रहती। लेकिन हमारे कपाल की हड्डियों में मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो फाइब्रस जॉइंट के द्वारा जुड़ा होता है। और कपाल का जो जॉइंट होता है उसको सूचर जॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जब जॉइंट्स हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये सब। ये सिर्फ एक समय में मूवमेंट करता है। कब? जब बच्चा जन्म ले रहा होता है। जब बच्चा बर्थ कैनाल के द्वारा अपने माता के शरीर से बाहर निकलता है, उस समय इस कपाल की हड्डियों में, फाइब्रस जॉइंट में हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जीवन में कभी भी उसमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ बच्चे के जन्म के समय फाइब्रस जॉइंट जो है, कपाल की जो हड्डियां हैं, उनके जॉइंट्स में क्या होगा? मूवमेंट होता है। अब हमने पढ़ा कि युग्मक का जो निर्माण होता है, ओवम का निर्माण, उसको क्या कहा गया? oogenesis कहा गया। oogenesis की प्रक्रिया क्या होती है देख लेते हैं। oogenesis क्या है? जब हम मेल की बॉडी में पढ़ते हैं तो स्पर्म का निर्माण तो लाखों करोड़ों की संख्या में होता है, मिलियंस में होता है। लेकिन फीमेल की बॉडी में सिर्फ एक अंडाणु बनता है। फीमेल की बॉडी में क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ एक अंडाणु बनता है। आपने 2 अंडाशय देखे, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। हर महीने एक एक अंडाशय अपना काम करता है। एक महीने अगर लेफ्ट वाले अंडाशय से अंडाणु बना है तो दूसरे महीने राइट वाले से बनेगा। तो अल्टरनेट ये अंडाणु का क्या करते रहते हैं? निर्माण करते हैं। और निर्माण कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक oogenesis। oogenesis मतलब किसका निर्माण होगा? अंडाणु का निर्माण। सबसे पहले हमारे शरीर में होती है जनन कोशिका। जनन कोशिका हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? जनन कोशिका पाई जाती है। ये है जनन कोशिका। जनन कोशिका इस जनन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे जनन कोशिका में? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद जो 46 गुणसूत्र है, इस कोशिका में होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, देखो मैंने पहले भी एक चीज़ आपको बताया था कि किसी भी कोशिका से जब निर्माण होने वाला है कुछ, या आप लाइब्रेरी में जब कोई टेस्ट करते हो तो पूरा का पूरा सामान वेस्ट नहीं करते ना एक ही बार में। क्या पता सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो पहले अपने कुछ सामग्री को रख दिया जाता है। वैसे ही जन्म कोशिका पहले तो समसूत्री विभाजन करेगा। पहले कौन सा विभाजन करेगा? समसूत्री विभाजन करेगा और बनाएगा ऊगोनियम। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनाता है? ऊगोनियम। एक कोशिका का निर्माण किया जाएगा जिसको कहा जाता है ऊगोनियम सेल। ऊगोनियम, ये जो ऊगोनियम है, अब इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 कोशिकाएं बनती है, लेकिन एक ही बार में 4 कोशिका नहीं बनता है ना। एक ही बार में 4 कोशिका नहीं बनेगा, पहले 2 बनता है, फिर 2 से 4 बनता है। सबसे पहले जिस कोशिका का निर्माण होता है उसको प्राथमिक oocyte कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राथमिक oocyte। जो जर्म सेल से कोशिका बनी उसको क्या बोला गया? प्राइमरी oocyte बोला गया, प्राथमिक oocyte बोला गया। ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसमें विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर जो 46 थे,
गुणसूत्र कितने थे? 46। अब वो यहाँ पर हो जाएंगे 23। लेकिन जो 2 कोशिकाएं बनी हैं उसमें से एक कोशिका ही मैच्योर होती है। जो सुविकसित कोशिका है वो कौन सी है? एक है, और एक जो है वो पोलर बॉडी का निर्माण करती है, मतलब कि इसमें अंडाणु निर्माण की क्षमता नहीं है। आप देखते हो ना, जैसे जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, कभी कभी होता है कि दोनों एकदम अच्छे होते हैं, स्वस्थ, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि एक बच्चा स्वस्थ होता है और एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सेम वैसे ही कंडीशन मान लो यहाँ पर जो 2 कोशिकाएं बनेगी, एक तो अच्छा है, उसको अच्छे से पोषण मिला है तो वो मैच्योर होगा अच्छे से, लेकिन दूसरा वाला है जो इमैच्योर रह जाता है, उसमें आगे विभाजन की क्षमता तो पाई जाएगी लेकिन अंडाणु निर्माण वो नहीं कर सकता। इसको कहते हैं पोलर बॉडी। क्या कहा जाता है? पोलर बॉडी। तो सबसे पहले जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एक पोलर बॉडी का निर्माण हुआ। अब इसी में फिर से अर्धसूत्री द्वितीय होगा। 2 चरणों में होता है अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। तो जब अर्धसूत्री द्वितीय होगा तो दोनों से फिर से 2 कोशिका का निर्माण होगा। जो सेकेंडरी oocyte है, एक तो बन गया पोलर बॉडी और दूसरी कोशिका जो बनी है उसको द्वितीयक oocyte कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? द्वितीयक oocyte। ये जो द्वितीयक oocyte है फिर से एक मैच्योर कोशिका बनाएगा और एक पोलर बॉडी बनाएगा, और जो पोलर बॉडी है वो तो पोलर बॉडी ही बनाएगा। पोलर बॉडी विभाजित होकर क्या बनाएगा? पोलर बॉडी ही बनाएगा। लेकिन जो सेकेंडरी oocyte था वो भी क्या करेगा? एक मैच्योर सेल बनाएगा और दूसरा पोलर बॉडी ही बनाएगा। तो इस तरीके से टोटल कितने पोलर बॉडी बन गए? 3 पोलर बॉडी बने और एक मैच्योर सेल बना, और यही जो मैच्योर सेल है ये कहलाता है अंडाणु, ओवम कहलाता है। यही क्या है? अंडाणु है। इस तरीके से oogenesis की प्रक्रिया में कितने अंडाणु का निर्माण हुआ? 1, और 3 क्या बन गया? पोलर बॉडी। पहले जो बना उसको फर्स्ट पोलर बॉडी और बाद में जो बनता है उसको सेकंड पोलर बॉडी कहा जाता है। तो 1 अंडाणु और 3 पोलर बॉडी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपके चारों के चारों स्पर्म बने जाते हैं, है ना। तो ये एक ही आपका मैच्योर oocyte का निर्माण होता है। ये है oogenesis की प्रक्रिया। जनन कोशिका से सबसे पहले बनेगा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से बनेगा सेकेंडरी oocyte, और सेकेंडरी oocyte से बनता है मैच्योर oocyte या ओवम कहते हैं जिसको, है ना। ठीक है, क्या क्या बना? सबसे पहले क्या थी? जनन कोशिका। जनन कोशिका से पहले बना प्राथमिक oocyte, प्राथमिक oocyte। फिर प्राथमिक oocyte से बनेगा द्वितीयक oocyte, द्वितीयक oocyte। जब द्वितीयक oocyte बना इसी समय और क्या बना था? पोलर बॉडी बना था, पोलर बॉडी। अब इसमें फिर से विभाजन होगा और द्वितीयक oocyte बनाएगा मैच्योर या वयस्क oocyte, वयस्क oocyte। या इसी वयस्क oocyte को हम क्या कहेंगे? अंडाणु कहेंगे। और साथ में यहाँ पर एक क्या बनेगा? पोलर बॉडी। यहाँ पर एक पोलर बॉडी बनेगा और इसका जब विभाजन होगा तो यहाँ पे 2 पोलर बॉडी बनेंगे, 2 पोलर बॉडी। इस तरीके से टोटल कितने पोलर बॉडी बन गए? 3 पोलर बॉडी और एक बन गया अंडाणु। ये है oogenesis की प्रक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़, अंडाणु का निर्माण होना कब प्रारंभ होता है? अंडाणु का निर्माण या oogenesis की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का प्रारंभ कब होता है? युग्मक जनन, युग्मक जनन की प्रक्रिया का प्रारंभ ये शुरू होता है जब एक बच्चा 12 से 13 साल की उम्र में आता है, चाहे लड़की हो या लड़का, है ना।
बॉय हो या गर्ल हो, 12 से 13 साल की उम्र में जब आता है तो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं, है ना। द्वितीयक लैंगिक लक्षण जब दिखाई देने लगेंगे तो उस समय होता क्या है, उसी समय अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण होना प्रारंभ होता है। लड़कों में अगर देखा जाए तो 12 से 13 साल की उम्र में उनमें दाढ़ी मूंछ आने लगता है, उनकी आवाज़ भारी होने लगती है। ये सब क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। लड़कियों में देखा जाए तो स्तनों में उभार आते हैं, है ना, और ऐसा है आवाज़ उनकी पतली हो जाती है। ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और इसी समय लड़कियों में मेंसेस आना भी प्रारंभ होता है, मासिक धर्म आना प्रारंभ होता है, जो कि किसके लक्षण हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। और जब ये लक्षण आते हैं तभी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो युग्मक जनन कब प्रारंभ हुआ, 12 से 13 वर्ष की उम्र में। लेकिन थोड़ा सा अंतर है फीमेल की बॉडी में क्या होता है। जब लड़कियों की 12 से 13 साल की उम्र होती है तब उनमें अंडाणु का निर्माण जो प्रारंभ हो रहा है वो पहले से शुरू हो चुका था। वो प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया किसमें, फीमेल में अगर हम बात करें लड़कियों में, तो ये जब लड़की अपने माँ के गर्भ में होती है ना, जो एक लड़की है अपने माँ के गर्भ में है, जब गर्भावस्था में जब थी तभी से इसने, आपने सुना होगा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चंचल होती है, काम धाम ज़्यादा करती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता उनको। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, इसको समझने के लिए बता रही हूँ। लड़कियां जो है वो क्या करती है, घर का काम काज करती है, खाली नहीं बैठती है ना। लड़के थोड़ा बहुत घूमने निकल जाते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है कि लड़के भी सारा काम कर लेते हैं घर का। लड़कियां बाहर काम कर रही है, लड़के घर में भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं। बस इसको समझने के लिए थोड़ा बता रही थी मैं कि जो लड़कियां हैं वो खाली बैठना उनको पसंद नहीं है। तो ये जब अपने माँ के गर्भ में होती है उसी समय क्या करूँ मैं, कुछ काम है नहीं, अंडाणु बनाने की प्रक्रिया शुरू कर लेते हैं। चलो, तो गर्भावस्था के समय से ही ये क्या कर लेती हैं, अंडाणु बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर लेती हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ, जैसे आपने खाना बनाना शुरू किया है ना, खाना बनाना शुरू किया तो आपने सब्जी को काट कर रख दिया, तो आपने शुरू कर दिया है ना खाना बनाने का प्रोसेस। चावल को बीन कर रख लिया, सब्जी को सुधार कर रख लिया काट कर, तो खाना बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई वहाँ से। फिर आप बोलते हो नहीं मेरे को कुछ काम है, अब आऊँगी तब बनाऊँगी आगे, तो उसको उतना ही रख के छोड़ दिए। वैसे ही होता है गर्भावस्था के समय लड़कियां क्या करती है, लड़कियों में अंडाणु बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो प्रक्रिया उसी समय फिर से क्या हो जाता है, रुक जाते हैं। प्रकृति में ये तो गलत हो जाएगा ना कि गर्भावस्था के समय से ही अंडाणु बनने लग जाएगा, तो वहीं पे उस प्रक्रिया को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जब फिर वो 12 से 13 साल की होगी तब वो प्रक्रिया वहाँ से फिर प्रारंभ हो जाएगी, है ना। उस प्रक्रिया का प्रारंभ कितने वर्षों में होगा, 12 से 13 वर्षों में। तब जाकर फिर अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया का समापन भी उधर ही होगा। 50 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अंडाणु बनना बंद हो जाता है। 50 साल तक बनता है और एवरेज माना गया है 50 साल को कि 50 साल में अंडाणु बनना बंद हो जाता है, मेंसेस आना भी बंद हो जाता है। इसको मेनोपोज कहा जाता है। क्या कहते हैं, मेनोपोज। मेनोपोज, मेनोपोज का समय है 50 साल। क्या हो जाएगा, अंडाणु बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, प्रक्रिया रुक जाती है। इसको मेनोपोज कहा जाता है। हमने जो पढ़ा अंडाशय, उसका काम क्या था, अंडाणु का निर्माण करना। लेकिन उसके साथ साथ अंडाशय के कुछ और भी काम हैं। अंडाशय का सबसे प्रमुख काम तो क्या है, अंडाणु का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण। लेकिन इसके अलावा अंडाशय के द्वारा कुछ हार्मोन्स का भी स्रावन होता है। अंडाशय क्या करती है, कुछ हार्मोन जिसको हम सेक्स हार्मोन बोल सकते हैं, सेक्स हार्मोन का निर्माण करती है।
किसका निर्माण कर रही है? सेक्स हार्मोन का निर्माण कर रही है। 2 प्रकार के सेक्स हार्मोन का निर्माण हमारे अंडाशय के द्वारा होता है ना। अंडाशय के द्वारा कितने प्रकार के सेक्स हार्मोन का निर्माण होगा? 2 प्रकार का। एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। एक क्या है? एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। 2 प्रकार के हार्मोन का ये दोनों मुख्य कार्य है किसके? अंडाशय के। पहला अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा है हार्मोन का निर्माण करना, जिसमें 2 प्रकार के हार्मोन आते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब इन दोनों का काम भी अलग अलग होता है। एस्ट्रोजन का काम अलग है, प्रोजेस्टेरॉन का काम अलग है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये गर्भधारण में मदद करता है, गर्भधारण में सहायता करता है। और वहीं पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जैसे कि मैंने बताया द्वितीयक लैंगिक लक्षण 12 से 13 वर्ष की उम्र में दिखना शुरू हो जाता है, वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। कौन से हार्मोन की वजह से? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, अंडाशय का हो गया। अब ये अंडाशय जो बना है इसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म के बाद उसको माता दूध पिलाती है जो उसके लिए पोषण का काम करती है। वैसे ही अभी एक अंडाणु बना है, oogenesis के द्वारा किसका निर्माण हो गया? अंडाणु का। अब इस अंडाणु को पोषण की ज़रूरत होगी तो पोषण कौन देगा अंडाणु को? तो अंडाणु को पोषण मिलता है फैलोपियन ट्यूब से। कहाँ पे मिलेगा पोषण उनका? कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसी संरचनाएं पाई जाती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ना चाहते हो, है ना, जैसे कोई नर्सिंग के लिए पढ़ रहा है या नीट के लिए पढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसके लिए कि उसके अंदर के स्ट्रक्चर को भी उसमें पढ़ा जाता है। पर आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि पोषण कहाँ पर मिलता है, कौन पोषण उपलब्ध कराता है? तो ओविडक्ट अंडाणु को क्या उपलब्ध कराती है? पोषण उपलब्ध कराती है। लिख लेंगे। और फर्टिलाइजेशन भी कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। हो गया इतना चीज़। अब क्या बचा? देखो, आजकल बोला जाता है हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, है ना। तो जैसे ही 2 बच्चे हो जाते हैं उसके बाद नसबंदी करवा लेते हैं, या फिर आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और लेकिन जो नसबंदी होता है पुरुषों में भी होता है और महिलाओं में भी होता है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नसबंदी में, है ना, नसबंदी में कौन से भाग को, हमारा जो प्रजनन तंत्र है उसके कौन से हिस्से में ऑपरेशन करते हैं ना नसबंदी में, तो क्या किया जाता है उसमें? क्या किया जाता है नसबंदी में? ये जो हमारा प्रजनन तंत्र है उसका ये वाला भाग, जिसको हमने क्या कहा, ये कौन सा भाग है? ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा भाग है बताओगे? ये वाला भाग कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब, डिंब वाहिनी। इसी भाग को काट कर अलग अलग कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इसको काट कर सेपरेट कर दिया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में? नसबंदी की प्रक्रिया में। जब महिलाओं में नसबंदी होगी तो इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से काट कर फिर इसको अलग अलग से ऐसे कस कर बांध दिया जाता है। दोनों को, ये भाग को अलग किए,
जैसे बीच से काटे तो इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से भी इसको बांध देंगे, यहाँ से भी इसको बांध दिया जाता है। जब ये भाग दोनों सेपरेट हो गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे बनेगा अंडाणु, जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इससे आगे जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। जब इधर जा ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। फर्टिलाइजेशन कौन से भाग में हो रहा था? कौन से भाग में हो रहा था? एम्पुला और किसके बीच? इस्थमस और एम्पुला के बीच में। इस्थमस और एम्पुला के बीच में, तो उससे पहले वाले भाग को ही काट दिया जाता है ताकि वहाँ अंडाणु पहुँचे ही ना और फर्टिलाइजेशन हो ही ना। तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं तो ना ही भ्रूण बनेगा और ना ही बच्चे का विकास होगा। इस प्रक्रिया को, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को काटा गया, इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी तो एक नाम है, नस एक नली है जिसको काट बंद कर दिया गया। पुरुषों में भी नसबंदी कहते हैं, महिलाओं में भी नसबंदी कहते हैं, लेकिन महिलाओं में जो नसबंदी होती है उसका नाम दिया गया है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं की नसबंदी। और इसमें किसको काट कर अलग किया जाता है? तो डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी, या हम इसको क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। जब पुरुषों में होता है नसबंदी तो उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। उसमें वास डिफरेंस को काट कर अलग किया जाता है। वी से वास डिफरेंस और वी से वैसेक्टोमी। जब हम महिलाओं में बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब को काट रहे हैं। ट्यूब टी से शुरू हो रहा है, ट्यूब, तो टी से क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी कहा जाता है। आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है।